मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज संकेत कुल मिला के अगर आप देखें तो सिर्फ एक चीज कल और आज में बदली हुआ है, ग्लोबल संकेत। अदरवाइज पोजीशन एज इट इज है, कंफ्यूजन एज इट इज है। और जो नोट का इम्पैक्ट है दीपाली, वो भी अभी तक देखने को मिल रहा है मार्केट्स में, क्योंकि खबर यह है कि डब्बा ट्रेड काफी हद तक खत्म हुआ है देश में। और उसका असर यह है कि स्टॉक मार्केट शुरुआती दौर पर तो झटका दे रही है, लेकिन शायद ये स्टॉक मार्केट के लिए भी बेहतर का सौदा हो सकता है। बिल्कुल, फैक्ट ये है कि पिछले 4-5 दिनों में जिन फैक्टर्स ने सेल ऑफ को या फिर बिकवाली को ट्रिगर किया है वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। बस रिलीफ ये है कि आज इंटरनेशनल मार्केट से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। ये संकेत कितने हावी होंगे आज भारतीय बाजारों पर, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी अच्छा खासा उछाल लेकर ट्रेड कर रहा है 90 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ 8207 के लेवल पर। तो क्या निफ्टी आज 8200 के लेवल्स को रीगेन कर पाएगा? आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलनी चाहिए? बिल्कुल, आज का आउटलुक भी हमने इन्हीं पॉइंट्स पे रखा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अगर आप आउटलुक में भी देखेंगे तो सबसे पहला तो ग्लोबल संकेत मजबूत है। ये सिर्फ एकमात्र फैक्टर ऐसा है जो बाजार के लिए पॉजिटिव। एफआईज की बिकवाली जारी है, 4 दिन में 6000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। एक मेजर कंसर्न है। ये कंसर्न इसलिए है कि जब आप रिकवरी देखना चाहते हैं, जहां से रिकवरी आनी चाहिए वहीं रिकवरी नहीं आ रही है। सरकारी बैंकों पे फिर से नजर आएगी। कल भी हम आपसे कह रहे थे कि सरकारी बैंक पुल बैक में सबसे पहले ट्रेड करेंगे, और कल वैसा ही होता हुआ दिखा है। आज फिर से सरकारी बैंक, फार्मा और मेटल, 3 मार्केट के कंपोनेंट या सेक्टर ऐसे हैं जिन पे बाजार पूरी तरह से क्लोजली वॉच करेगा कि इनकी रिकवरी कैसी होती है। इनकी रिकवरी से ही पूरा बाजार आपको चलता हुआ दिखेगा। स्मॉल कैप और मिड कैप का मोह कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा बाजार से, क्योंकि बाजार के अंदर जिस तरह की करेक्शन हुई है, इस स्मॉल कैप और मिड कैप को चुनने का वक्त नहीं, बल्कि कई फ्रंटलाइन काउंटर्स आपको वो वैल्यूएशन पे मिलेंगे जहां पर आप शायद उम्मीद भी नहीं कर पा रहे थे। और आज का जो निफ्टी का दायरा है वो कहीं भी 8070 से लेके 8290 का होगा, क्योंकि गैप अप करेंगे। अगर ये मेंटेन रह जाता है तो शायद थोड़ा और एक्सीड कर सकते हैं, अदरवाइज हो सकता है हम फ्लैट भी हो जाए दिन के सेशन में। जी, इनफैक्ट पिछले 4-5 दिनों के मार्केट बिहेवियर से तो डेफिनेटली क्लियर हो गया, जो कि डिम्पी ने भी कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्क अब ज्यादा है। तो अलर्ट रहिए अगर आप निवेशित हैं इन दोनों ही स्पेस में, और नया पोजीशन अगर आप बनाते हैं वो भी कॉशियसली बनाने की जरूरत है। इंटरनेशनल क्यूज से ही शुरुआत कर लेते हैं। संदीप के पास चलते हैं न्यूज रूम और उनसे जान लेते हैं कि यूएस मार्केट में कल क्या एक्शन दिखा, जो खरीदारी आई उसके पीछे के रीजंस क्या रहे। और साथ ही संदीप, क्रूड में भी कल हमने काफी अच्छी खासी रिकवरी देखी है, तो ओवरऑल जो संकेत हैं आज के लिए वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तेजी के संकेत है दीपाली आज इंटरनेशनल मार्केट से। एशियन मार्केट्स में अगर आप शंघाई को छोड़ दें तो बाकी सभी मार्केट्स में 1 से 1.25% तक के गेंस आपको नजर आएंगे। एसजेएक्स निफ्टी देखिए इंटरेस्टिंगली करीब 100 पॉइंट के आसपास की तेजी वहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि डेवलप मार्केट के संकेत काफ़ी मजबूत हैं। यूएस के मार्केट्स कल 1% तक चढ़ के बंद हुए। डाउ लगातार 7 दिन से चढ़ रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुआ। लेकिन कल एक बात अच्छी ये थी कि आईटी शेयरों ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि नैस्डैक में करीब 1% के आसपास जो गेंस है वो कल बनते हुए दिखे। जो एक और पॉजिटिव फैक्टर था वो दरअसल क्रूड था, जिसकी वजह से हमने देखा ग्लोबली जो रैली है वो देखने को मिली। क्रूड में लो लेवल से काफ़ी शानदार जो रिकवरी है वो देखने को मिली, करीब 6% के आसपास से गेंस से डब्ल्यूटीआई क्रूड करीब $46 के आसपास पहुंचा है। दरअसल उम्मीद ही है कि ओपेक की बैठक में प्रोडक्शन कट को लेकर फैसला आ सकता है, सहमति बन सकती है। इसी उम्मीद में क्रूड चढ़ा, जिसकी वजह से एनर्जी शेयरों में गेंस, और साथ ही साथ आईटी शेयरों ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया यूएस में, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी तेजी थी। और उसी का रिफ्लेक्शन आप एशियन मार्केट्स में देख रहे हैं, और इसीलिए एसजेएक्स निफ्टी भी तेजी के या तो फिर आज रिकवरी के जो संकेत है साफ तौर पर दे रहा है। तो मार्केट्स में इंपॉर्टेंट होगा कि काके क्रूड और ग्लोबल संकेत क्या लगातार दूसरे तीसरे दिन हमको पॉजिटिव मिलते हैं नहीं मिलते, क्योंकि आज का सेशन तो सिर्फ पहला सेशन है जब इंडियन मार्केट थोड़ा इसको एब्जॉर्ब करने की यहाँ पे उम्मीद जता रहा है। लेकिन अगले 2-3 दिन के लिए हमको और भी पॉजिटिव मिलने चाहिए। टीएस हरिहर आज के मान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही राकेश बंसल हैं। शुक्रिया आप दोनों का ही आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। हरी, आज का जो दिन है मार्केट के लिए, देखिए अब हम इस लेवल पे आके खड़े हो गए हैं कि जहाँ पर वैल्यूएशन की बात तो अब कोई करेगा ही नहीं, इनफैक्ट सेल है। लेकिन अब हैरान करने वाली बात है कि 8600 पे जिनकी वैल्यूएशन अच्छी बताई जाती थी, 8,000 पे कुछ एक कंसर्न आ गए हैं। ये बाजार के अंदर खरीदारी का मौका है या अभी भी आपको लगता है कि थोड़ा दूर रहना चाहिए? देखिए, जो आज की तारीख में जो मुद्दा है वो आई थिंक वैल्यूएशंस का है ही नहीं, वो मुद्दा है लिक्विडिटी का। और जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन के कारण मार्केट पे एक लिक्विडिटी टाइटन हुआ है, आई थिंक उसके कारण मार्केट में एक पैनिक है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, शायद बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है। मिसाल के तौर पे आप काफ़ी फिनेंस कंपनीज लीजिए, जैसे बजाज फिनेंस हो जो 1200 से 800 तक आ चुकी है, या M&M फाइनेंस हो जो 380 से 250 आ चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स बहुत है जो कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स है, पर बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी क्रंच चीप हो चुके हैं।
देखिए, मेरा कंसर्न ये है कि जैसे आपने बिल्कुल कुछ देर पहले कहा था कि रफली $1 बिलियन का सेलिंग एफआईएस का हुआ है पिछले 4-5 दिनों में, ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। मैं मानता हूं कि ट्रंप के विक्ट्री के दिन जो लो लगाया था 8067 का लो लगाया था, आई थिंक फिलहाल के लिए वो मार्केट का एक सपोर्ट रहेगा। एंड आई डोंट थिंक दैट लेवल शुड गेट ब्रोकन अनलेस देयर इज अ रियल कंसर्न। तो पहले तो मार्केट वो लेवल के आसपास मंडराएगा, आई थिंक मार्केट का वॉलेटिलिटी कम होगा और उसके बाद आई थिंक मार्केट एक बॉटम बनेगा। आई थिंक दैट शुड बी द लेवल व्हेन पीपल शुड एंटर एंड स्टार्ट बाइंग अगेन। जी, इनफैक्ट राकेश, जो कि अभी हरी ने कहा, मैं उसी बात को और स्ट्रेच करूंगी। मार्केट में डेफिनेटली पैनिक की स्थिति है, ये हमने पिछले 3-4 दिनों में खास तौर से देखा है। अब सवाल ये है कि आज जो इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज मिल रहे हैं वो उस पैनिक सिचुएशन को ओवरकम करने में कितने हेल्पफुल होंगे, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आज अगर बाउंस बैक मिले इंटरनेशनल क्यूज को चेस करते हुए, तो उस बाउंस बैक को देखते हुए बाय करना चाहिए निफ्टी, या फिर उछाल पर बेचना चाहिए? गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, डेफिनेटली उछाल पे तो बिकवाली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मार्केट काफ़ी इरेशनल वे में गिर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपने बोला कि यूएस मार्केट से ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। अगर आप देखें यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद वहाँ के जो चार्ट्स हैं, वहाँ के चार्ट्स एक नई तेजी का संकेत दे रहे हैं, और हम किसी कारणों से जो कि बियॉन्ड कंट्रोल है, उस कारणों से हमारा बाजार गिर रहा है। मेरा ऐसा मानना है गिरावट पे खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए, और सेल ऑन रैली की तो रणनीति बिल्कुल नहीं अपनानी चाहिए। बिकॉज जब मार्केट में रिवर्सल होगा तो रिवर्सल भी वी शेप होगा, और तब किसी की चीज पकड़ में कुछ नहीं आएगा। बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपना के पोर्टफोलियो बनाना चाहिए एज ऑफ नाउ। बिल्कुल, लेकिन इतना फॉर श्योर है डिम्पी कि मार्केट में कॉशियस रहने की जरूरत है। 2-3 चीजें हैं। यूएस मार्केट में जिस तरह से बाइंग देखी जा रही है, एफआईएस का वापस वहां पर इंटरेस्ट इमर्ज हुआ है पोस्ट इलेक्शंस, और एक फैक्ट ये भी है, हाल ही में कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने इमर्जिंग मार्केट्स एज अ पैक को डाउनग्रेड किया है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेज थोड़े से डाइवर्जेंट हैं इंडियन मार्केट्स को लेकर, लेकिन मोर और लेस जो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत ज्यादा बुलिश भी एफआईएस नजर नहीं आ रहा। और आपने जिस तरह से शो की शुरुआत में मेंशन किया, 4 दिनों में ऑलरेडी 6000 करोड़ की बिकवाली वो कर चुके हैं। कल भी वही रुझान था। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि अमेरिका की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अमेरिका अपने आप में भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उनके यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ के जो निवेशक है, वहाँ के जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, वो इतनी अट्रैक्टिव होने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि एक रिफॉर्म 10 साल से एक लगातार एक सरकार चल रही थी, अब वो बदली है, और वहाँ पे बदलने के बाद जो पॉलिसी फ्रेमवर्क, अभी तक ट्रंप की क्लियरिटी नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि पहले जैसा नहीं होगा, वहाँ पे भी फर्क होगा। वो फर्क पॉजिटिव नेगेटिव होगा, वो अर्थव्यवस्था में बाद में आके पता लगेगा। शायद इसलिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक बार वेट करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि इमर्जिंग मार्केट में पैसा फंसा दे और जहाँ पे से बाजार को चलना है वहीं से दिक्कत आनी शुरू हो जाए, तो इमर्जिंग में ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए इमर्जिंग मार्केट्स में आप देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल पैसा लगाने से थोड़ा बच रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। ये एफ&ओ का डाटा आपके सामने है। आप निफ्टी का ट्रेंड देखें, फ्रेश शॉर्ट्स क्लियरली कई दिन से ताज़ा बिकवाली हो रही है। ये कई ट्रेड हमने ब्रेक किए, कई लेवल्स हमने ब्रेक किए, उसके बाद भी फ्रेश शॉर्ट्स का आंकड़ा एज इट इज है। ओपन इंटरेस्ट का आप आंकड़ा देखें 11%, एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर। और प्रीमियम, यानी कि जो आपको प्रीमियम दिखता है वो 2-2% का कट है। ये इंडेक्स के कट है, ये सिर्फ एक स्टॉक का कट नहीं है। तो इंडेक्स का कट होने से क्लियरली है कि आप किसी भी सेगमेंट में आप चले जाएं, वहां से आपने जिस लेवल पे लिया वहां से आपको नुकसान होना शुरू हो गया। लेट अस से बैंक निफ्टी में आपको और क्लियर होगा कि यहां पर भी स्थिति एज इट इज है। 2 दिन ऐसा हुआ कि बाजार के जब ओपनिंग हुई तो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन बाजार धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ा तो बैंक निफ्टी भी टूटा। कल का कट बैंक निफ्टी में प्रीमियम के तौर पर 2% का, बिल्डअप 14% का है। इसका मतलब कि बैंकिंग काउंटर्स में भी कुछ एक प्रोपोर्शन को छोड़ दिया सरकारी बैंकों को, तो वहां पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। जो एकमात्र सोल बेनिफिशियरी है 500 और 1000 के नोट बंद करने का, जो कि लिस्टेड इंडेक्स के तौर पर है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ऑप्शंस के डाटा देखेंगे, कहां तक जाना है और कहां पे हैं हम, 8000 के आसपास है। यहां की पुट हमने देखी कि ट्रेडर्स क्या और वीक करना चाहते हैं, लगा कि फ्रेश लॉन्ग है, लेकिन बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ 5% का। प्रीमियम बढ़ा है क्योंकि बाजार तेजी से टूट रहा था, लेकिन ताजा सौदे नहीं बढ़ रहे थे, जो थे वही सिर्फ प्रीमियम को बढ़ा रहे थे क्योंकि उन्होंने माल नहीं बेचा। इसलिए 8000 बाजार के लिए एक जंक्शन है, यहां से ऊपर आके टिक गया तो एक रिकवरी की पोजीशन मिल सकती है। कहां जाना है, 8200 की कॉल पे है। यहां पे आप देखेंगे प्रीमियम कम घट रहा है, बिल्डअप ज्यादा है, बिल्कुल रिवर्स नेचर है। यहां पे बिल्डअप ज्यादा है, इसका मतलब जब भी कोई भी डिप मिलेगा एक उम्मीद 8200 की तरफ ही होगी, जिसको लोग देखना चाहते हैं। तो 8200 पहला टारगेट बाजार के लिए रिकवरी का। 8000 ऐसा पॉइंट है जो कि नजर रखे जा सकते हैं। एक ट्रेड आप देखें स्टॉक्स टू वॉच, ट्रेड टू वॉच, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर कल ही शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो गया था, करीब 5.5% का बिल्डअप घटा, प्रीमियम में एडिशन हो गया। तो ये उम्मीद है कि आज
ट्रेड टू वॉच के अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक डेरिवेटिव का शेयर है जो कि मजबूती दिखा सकता है। जी, तो आपने निफ्टी पर भी व्यू सुना डेरिवेटिव डेवलपमेंट के लिहाज से, और ट्रेड टू वॉच रहेगा यूनियन बैंक। बैंकिंग स्टॉक्स में स्पेशली जो सरकारी बैंक थे कल उछाल देखा भी गया था। दो स्टॉक्स जिन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा कल, मिड कैप स्पेस से कॉर्पोरेशन बैंक और लार्ज कैप स्पेस से बैंक ऑफ बड़ौदा। राकेश, आज आप कोई बैंकिंग ट्रेड चुन रहे हैं सरकारी बैंकिंग स्पेस से खासतौर से? दिवाली ट्रेडिंग के नज़रिए से तो नहीं, बट डेफिनेटली निवेश के नज़रिए से पीएसयू बैंकिंग में निवेश का रिकमेंड कर रहे हैं, और टॉप पिक इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा है। एंड दीपाली रीज़न काफ़ी क्लियर है, जो बैंकों में डिपॉजिट आ रहा है और सबसे ज़्यादा लाइंस पीएसयू बैंक्स के अंदर है। आने वाले 2-3 महीने बाद अगर आप देखें तो पीएसयू बैंकों के एनआईएम्स 1% बढ़ जाएंगे, और 1% का इजाफा काफ़ी बड़ा चेंज लाएगा, एक बहुत बड़ी री रेटिंग ट्रिगर होगी पीएसयू बैंकिंग के अंदर। यही कारण है कल जब हम एक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर एक सेल ऑफ देख रहे थे, पीएसयू बैंकों के अंदर एक बाइंग थी। मेरा ऐसा मानना है निवेश का नज़रिया बना के पीएसयू बैंक्स के अंदर डिलीवरी लेनी चाहिए। राकेश, आपने नोट बदलवा लिए हैं क्या? देखिए डिम्पी जी, मेरी तो ऐसी कोई कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मेरे को ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। वैसे आपका बैंक अकाउंट सरकारी उसमें है क्या, बैंक में? नहीं, मेरा प्राइवेट बैंक के अंदर है, बट अगर आप देखें कि लाइंस जो है ना, सबसे ज्यादा लाइंस पीएसयू बैंक्स के अंदर है, और एक बहुत बड़ी री रेटिंग डिम्पी पीएसयू बैंकों के अंदर देखने को मिलेगी। यानी आपने नोट बदलवा लिए हैं क्या? नहीं, मैं ज्यादा नॉन कैश ट्रांजैक्शंस करता हूं, तो मुझे कैश की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, वैसे भी आप पहले तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट में थे, आपको मालूम ही है कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन से कैसे बचा जा सकता है और मार्केट में कैसे प्ले किया जा सकता है।